फेज़ 1 और अर्ली लैक्टेशन जो कि 0 to 70 डेज पोस्टपार्टम होता है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस फेज़। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है इस फेज़ के कि जो ये फेज़ होता है, ये फर्स्ट फेज़ है, फेज़ 1 जो 0 to 70 डेज़ का होता है पोस्टपार्टम के बाद। इस फेज़ में मिल्क प्रोडक्शन बहुत रैपिडली बढ़ता है और ये वो पीरियड होता है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन मैक्सिमम मिलता है हमें कैटल का। ये 6 to 8 वीक आफ्टर काविंग तक चलता है। फीड इनटेक इस जो ये फर्स्ट फेज होता है, इसमें फीड इनटेक कम हो जाता है, एनिमल की एपेटाइट भी कम हो जाती है और ये पीरियड अप टू 8 वीक्स का है। इस टाइम पे जो एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है या बोल सकते हैं भूख जो है वो 2 to 3 kg पर डे कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अभी अभी वो जब वो प्रेग्नेंट था और प्रेगनेंसी के बाद अभी उसने लैक्टेशन स्टार्ट किया है ना, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट आर गवर्निंग इट। सो देयर विल बी अ शॉर्टफॉल इन द इनटेक ऑफ एनर्जी इन प्रोटीन इंडीड अ हाई लेवल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन तो हाई हो रहा है इस टाइम, लेकिन जो प्रोटीन और एनर्जी का इनटेक है इस टाइम पे बहुत कम है। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम प्रोटीन ऐसा प्रोवाइड करें और जो ऐसी डाइट प्रोवाइड करें जिसमें हाई प्रोटीन एंड हाई एनर्जी हो। अब जो प्रोटीन था उसे किस लिए चाहिए है, मेमोजेनेसिस के लिए चाहिए, फॉर द मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनाने के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए चाहिए अगर वो हीफर है, यंग एनिमल है और उसकी फर्स्ट कार्विंग हुई है तो। प्रोटीन और किस चीज़ के लिए चाहिए, लैक्टोज सिंथेसिस के लिए चाहिए, दैट इज़ मिल्क शुगर सिंथेसिस। तो एनिमल अपनी बॉडी का वेट लूज़ करता है और एनिमल का बॉडी फैट मोबिलाइज होता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज़ फॉर द एंड इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन, और वो कहाँ चला जाता है, प्रोडक्शन के लिए। इस फेज़ में जो काऊ है वो अपना 0.7 kg पर डे तक वेट लूज़ कर देती है बिकॉज ऑफ रिड्यूस ड्राई मैटर एंड फीड इनटेक, क्योंकि उसका ड्राई मैटर इनटेक कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2 to 3 kg कम हो रहा है। और वन ऑफ द मोस्ट थिंग दैट इज यू रिमेंबर, इस स्टेज में काऊ अपना 0.7 kg पर डे के हिसाब से वेट लूज़ कर सकती है क्योंकि उसका ड्राई मैटर इनटेक बहुत कम हो चुका है। डाइटरी एनर्जी भी लिमिटिंग फैक्टर हो जाती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। अब फीडिंग कैसे करनी है इस स्टेज में, जो राशन आप दे रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक की फैक्टर होता है उसकी मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। अगर आप अच्छा राशन देंगे तो उसकी जो हाई मिल्क प्रोडक्शन है वो लंबे टाइम तक परसिस्ट रहेगी और मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी मिलेगी। तो काउस को इनक्रेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फीड इनको इनटेक करे और इसका जो राशन है उसको इनक्रेज करना चाहिए ड्यूरिंग द अर्ली लैक्टेशन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये इनक्रेज करना चाहिए कि काऊ 2 to 2.4 kg और राशन खाए और इतना मिल्क। अगर हम उसको अच्छा राशन देते हैं तो अगर वो हाई लैक्टेटिंग है, दैट इज़ इन 20 लीटर गिविंग इन केस ऑफ काऊ एंड 15 लीटर इन केस ऑफ बफेलो, तो अगर आप उसकी अच्छी फीडिंग करते हैं तो वो 2 to 2.5 लीटर और मिल्क दे सकती है। जो रफेज होता है वो भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए और इसमें 40 to 45% से ज़्यादा NTF यानी न्यूट्रिएंट डिटर्जेंट फाइबर नहीं होने चाहिए। अब इसकी जो प्रोटीन लेवल है वो जो आप उसमें फीड देंगे दैट इज़ ड्यूरिंग अर्ली फेज़ 1, उसमें CP कितना लेवल होना चाहिए, CP का 13 to 14%, जो कि दैट इज़ सफिशिएंट। अगर आप की कैटल जो है वो 20 लीटर ऑफ मिल्क दे रही है और बफेलो 15 लीटर ऑफ मिल्क दे रही है, तो आप उसको ऐसा प्रोटीन देंगे जिसमें 13 to 14% CP हो। अब जो काऊ और बफेलोज होती हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं, तो उनके लिए जो प्रोटीन कंटेंट रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जो आप राशन दे रहे हैं उसमें 19% होना चाहिए एंड ह्यूमन डाइजेस्टेबल प्रोटीन 30 to 35% होना चाहिए। ये गाइडलाइंस के हिसाब से ये भी रहता है कि अगर कैटल जो है वो 20 लीटर से ज़्यादा दूध दे रही है तो आप उसको 0.5 kg राशन और देंगे जिसमें प्रोटीन जो हो 30 to 50% हो, 34 to 54% प्रोटीन हो उसमें एज अ कंसनट्रेट पर 5 kg ऑफ मिल्क प्रोड्यूस। जो 20 लीटर से ज़्यादा देंगी, 20 लीटर के ऊपर अगर वो 5 लीटर दे रही है तो आप उसको आधा kg और दाना देंगे जिसका CP जो रहेगा वो 34 to 50% रहेगा। अब मिनिमम लेवल ऑफ जो फाइबर्स रहते हैं
वो 17 to 18% क्रूड फाइबर होना चाहिए उसकी डाइट में। और उसका क्या होना चाहिए, या तो फिर बोल सकते हैं एसिड डिटर्जेंट फाइबर जो होता है वो 22% होना चाहिए, और 28% न्यूट्रन डिटर्जेंट फाइबर होना चाहिए राशन में। ये सब सारी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, बिकॉज एक्सेसिव लेवल ऑफ कंसनट्रेट अगर आप देते हैं 60% से ज़्यादा अगर आप कंसनट्रेट देते हैं ऑन द ड्राई मैटर बेसिस, तो उससे क्या होता है एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है और मिल्क फैट भी कम होने लगता है, और उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होती हैं जैसे एसिडोसिस, और उसका डिप्रेस इनटेक हो जाएगा। कंसंट्रेशन इसीलिए हमें धीरे धीरे बढ़ाना होता है डाइट का, दैट इज़ 0.5 to 0.7 kg पर डे फॉर द फर्स्ट 2 वीक। जब आप फर्स्ट 2 वीक में उसको दाना देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको उसका फीडिंग बढ़ाना है। डू नॉट फीड मोर देन 2.5 kg to 3.5 kg ऑफ कंसनट्रेट पर फीडिंग। आपको 2.5 kg से 3.5 kg से ज़्यादा फीडिंग नहीं देनी है कंसनट्रेट की एक बार में। अगर आपको इससे ज़्यादा दाना देना पड़ रहा है डेली राशन में तो आप उसे मल्टीपल टाइम्स में देंगे, ना कि एक बार में देंगे। अब जो आप रफीज दे रहे हैं उसको ग्राउंडेड नहीं करना है, ना ही उसे पैलेटेड करना है, बट उसको चॉपिंग करना है, मतलब उसकी कटिंग करना है। एंड अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो रहती है 2 इंचेस और उससे लंबा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अब एनर्जी कंटेंट अगर आपको राशन की बढ़ानी है तो आपको फुल फैट ऑयल सीड्स जैसे आपके कॉटन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, सोयाबीन हो गए, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन सब में क्या होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ दे ऑल आर रिच इन TDN। तो सप्लीमेंटेशन डाइट जो रहेंगी आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में हेल्पफुल रहेंगी हाई यील्डर्स की। कॉटन सीड जो रहता है वो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल रहता है और वो मिल्क फैट को भी बढ़ा देता है। एनर्जी कंटेंट ऑफ द राशन ऑल्सो भी इंक्रीज बाय यूजिंग फैट एंड ऑयल। अब आप एनर्जी कंटेंट फैट के जरिए या फिर ऑयल मिक्स करके कंसनट्रेट मिक्सचर में भी बढ़ा सकते हैं बाय मिक्सिंग 4% ऑयल और फैट। Now the challenging feeding should also be adopted during the first phase, because of the animal are high yielders, so there is a negative energy balance during the first 5 months. So challenge feeding is adopted to negotiate the negative energy balance. तो चैलेंज फीडिंग में क्या करते हैं, हम कंसनट्रेट फीड करते हैं जो कि हम कंसनट्रेट फीड करते हैं 2 हफ्ते पहले से ही, काविंग के 2 हफ्ते पहले से ही। अगर हमने कंसनट्रेट नहीं दिया है कैटल को ड्राई पीरियड में, तो इससे क्या होगा, जो हम अभी कंसनट्रेट दे रहे हैं 2 हफ्ते पहले काविंग के, तो उससे क्या होगा माइक्रोब, जो ह्यूमन के माइक्रोब्स हैं वो कंसनट्रेट और ग्रेन को डाइजेस्ट करने की जो उनको माइक्रोफ्लोरा चाहिए होता है, माइक्रोफ्लोरा वो सब बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक ड्राई पीरियड था, आपने उसे कंसनट्रेट नहीं दिया था और अचानक से आप कंसनट्रेट देना स्टार्ट करेंगे तो उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो आप पहले से ही आप इसको 2 हफ्ते पहले से ही कंसनट्रेट देने लगते हैं, तो धीरे धीरे उससे क्या होता है ह्यूमन का माइक्रोबियल एक्शन भी बढ़ता है और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी मीट हो जाती है उसकी, क्योंकि अभी इसके बाद ही जस्ट काविंग होने वाली है 2 हफ्ते बाद, जब उसको हाई यील्डर्स के लिए हाई एनर्जी चाहिए तो वो रिक्वायरमेंट भी उससे फुलफिल हो पाएगी, क्योंकि आपने उस टाइम पर उसे अच्छा कंसनट्रेट दिया तो वो बॉडी वेट गेन अच्छा कर लेगा, और बॉडी वेट गेन अच्छा करेगा तो काविंग के बाद अगर उसे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस यानी उसकी एनर्जी की डिमांड होती है तो बॉडी वेट मोबिलाइज भी होगा, तो आपका एनिमल इमेशिएट नहीं होगा, बहुत ही वीक नहीं होगा, और आपका एनिमल हेल्दी रहेगा। अदरवाइज एनिमल को डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जनरली जो आपका चैलेंजिंग फीडिंग रहती है उसमें आप 1.5 to 2 kg ऑफ कंसनट्रेट मिक्सचर उसको फीड करते हैं, और 0.3 to 0.5% ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए वो कंसनट्रेट। अगर एनिमल का वेट कम है तो आप कम देंगे, और जनरली वो 0.3 to 0.5% रहता है बॉडी वेट का, जो आपका चैलेंजिंग राशन रहता है। और इसे आप कब देखते हैं, 2 वीक बिफोर काविंग। और क्यों देते हैं, धीरे धीरे हमें इसे बढ़ाना भी है, 0.3 से 0.5 करना है, केजी तक ले जाना है इसको, और जब तक बढ़ाते रहना है थोड़ा थोड़ा, जब तक कि हमें उस एनिमल के 100 kg वेट पर अप्रोक्सीमेटली 1 kg कंसनट्रेट ना हो जाए। जैसे अगर वो एनिमल 400 किलो का है तो आपका अगर 400 किलो तक कंसनट्रेट गेन हो चुका है तो अब आप उससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम चैलेंज फीडिंग कर दी है। तो चैलेंज फीडिंग, लीड फीडिंग भी कहते हैं इसे, और प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग हायर कंसनट्रेट, हाई लेवल ऑफ कंसनट्रेट देते हैं
ताकि हम काऊ को चैलेंज कर पाए कि वो अपना मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन दे पाए। फीडिंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं हाई प्रोड्यूसिंग डेयरी कैटल्स में क्या क्या आ जाती हैं। जो कैटल होती है यूजुअली मिल्किंग के बाद खाना पसंद करती है, तो आपको फ्रेश फॉडर प्रोवाइड करना है एनिमल को मिल्किंग के इमीडिएटली आफ्टर। और जो हाई यील्डिंग कैटल्स रहती हैं वो अबाउट 12 टाइम्स इन अ डे एंड फीडिंग करती हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप कंसनट्रेट फीड कर रहे हैं तो कंसनट्रेट को आपको एक बार में नहीं देना है, बट यू शुड गिव इट इन अ मल्टीपल टाइम्स, शॉर्ट अमाउंट में आपको मल्टीपल टाइम्स देना है। अनदर इज़ फीडिंग फ्रिक्वेंसी। आपको फीडिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होती है, क्योंकि जो फीडिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो रिड्यूस करती है वेरिएशन इन ह्यूमन पीएच। और ह्यूमन पीएच जितना स्टेबलाइज रहेगा, जितना एनवायरनमेंट जितना बैलेंस रहेगा, उतना ही अच्छा डाइजेशन होगा। फॉर द बेटर डाइजेशन देयर इज़ अ नीड दैट द ह्यूमन पीएच शुड बी कांस्टेंट और इट शुड नॉट बी फ्लक्चुएटिंग। अनदर इज़ फीडिंग सीक्वेंस। फीडिंग सीक्वेंस का आपको ज़्यादातर ध्यान रखना होता है कि अगर आप फॉरेज और कंसनट्रेट अलग अलग दे रहे हैं तो आपको पहले फॉरेज देना है, उसके बाद